शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वह मुद्दा है संविधान सभा। आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा कैसे बने, उसका स्वरूप क्या हो, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावे एक और मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे, वह है संविधान सभा की वेबसाइट और इस सेशन पर चर्चा। आज हम इस संविधान सभा की वेबसाइट जो बनने वाली है और जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा उस पर भी बात होगी। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा का निर्माण या उसका गठन हमारा संस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हम यह तय करेंगे कि हमारा भावी संविधान कैसा हो। उसके अंतर्गत हम संविधान सभा की भी योजना रखते हैं। पहली बात, हमें जानना चाहिए कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों है। बात यहाँ पे उठती है कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों है। इसका जवाब यह है कि अभी वर्तमान में संविधान सभा नहीं है। जब हमारा संविधान बना उस वक्त संविधान सभा थी, उसी के अनुसार संविधान बना, लेकिन उसके बाद उसे भंग कर दिया गया। आज उसकी आवश्यकता है, इसीलिए आज हम फिर से संविधान सभा का विचार कर रहे हैं। आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि संविधान सभा के अभाव में हमारी संसद निरंकुश हो गई है। उसके पास असीम अधिकार हो गए हैं। इसके लिए हम इस विधानसभा का प्रस्ताव ला रहे हैं। देखिए, जब संविधान बना 1947 लेकर 50 तक, तो उसमें दिक्कत यह थी कि हम उसमें कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। एक तरफ हमें आज़ादी प्राप्त करनी थी, दूसरी तरफ देश का विभाजन हो रहा था या हुआ था। इसके अलावा जो हमारी रियासतें थी उसको भी एकजुट करना था। आर्थिक रूप से भी हम उतने संपन्न नहीं थे। हमारी बहुत सारी समस्याएं थी। हमने जो संविधान बनाया वो भी जहां तहां से लेकर बना दिया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको हमने आधार बनाया। इसके अलावा बहुत से उपबंध है बाहरी देश के संविधानों से लिए, तो उसमें वह भारतीयता नहीं है। हो सकता है कि मेरी इस बात से लोग आपत्ति करें, लेकिन उसमें भारतीयता नहीं है। वह उसी आयातित संविधान या लोकतंत्र की देन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस संविधान सभा का गठन हो,
जिसमें भारतीयता की झलक हो, जो भारतीय मूल्यों, हमारे गांव परिवार और समाज की परंपरा है, उसका पालन करे, उसका पोषण करे। अब बात यहाँ आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, हमारा उद्देश्य है विधायिका के अधिकारों पर अंकुश लगाना। जो आजकल के राजनेता हैं, जो उनका वर्चस्व है, दबदबा है, उनको कम करना। संविधान संशोधन का जो अधिकार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको खत्म करना और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संविधान सभा के साथ जोड़ना। यही तीन चार उद्देश्य हैं जिसके लिए हम संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें हम क्या प्रावधान करेंगे। देखिए, संविधान सभा के कार्य होंगे, यह अर्थपालिका के साथ समन्वय करेगी। अर्थपालिका का भी हम निर्माण करेंगे। वर्तमान संविधान में अर्थपालिका का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम अर्थपालिका का निर्माण करेंगे जो देश की अर्थव्यवस्था का ख्याल करेगी। इसके अलावा लोकपाल का निर्माण, लोकपाल का निर्माण आवश्यक है। जैसा कि सबको पता है, हमारे देश में राजनीति में, नौकरशाही में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसीलिए भ्रष्टाचार की समस्या का निवारण करने के लिए हम लोकपाल का निर्माण करेंगे। जो तीसरा है, संविधान संशोधन पर निर्णय। हमारे यहाँ संविधान संशोधन की परंपरा है। आपको पता है, अब तक 125 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। हम इसमें संविधान सभा के माध्यम से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोकतांत्रिक बनाएंगे। अभी दिक्कत यह है कि आज के राजनेता जैसा चाहते हैं अपने मन के अनुसार कानून बना देते हैं, चाहे वह देश हित में हो या न हो। लेकिन संविधान सभा इसको देखेगी कि यह जो संशोधन हो रहा है वह देश हित में है या नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, हमारे माननीय सांसद, विधायक, अधिकारी, सबके वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा वह है व्यक्ति, परिवार, समाज के आपसी संबंधों पर बात करना और उनको एक संवैधानिकता के दायरे में लाना। ये कार्य हैं जिनके लिए हम संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यह इसका स्वरूप क्या होगा। देखिए, अगर इसकी हम स्वरूप की बात करें तो हम पाते हैं कि संविधान सभा का भी निर्वाचन वैसे ही होगा जैसे वर्तमान पार्लियामेंट का। जो जो इसकी संख्या होगी, चुनाव प्रणाली होगी, वह लोकसभा के समान ही होगी। लेकिन जो इनके सदस्य हैं, संविधान सभा के सदस्य हैं, उनको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। जब वह संविधान सभा के कार्य से राजधानी आएंगे या उनका कार्य रहेगा, उनके अनुसार उनको हम भत्ता देंगे, चाहे उनका आवास का हो, यात्रा का हो, भोजन का हो, लेकिन उनको कोई
वेतन नहीं मिलेगा मंथली। इसके अलावे एक बात और है कि संविधान सभा का कोई कार्यालय या स्टाफ नहीं होगा। और एक बात और, अगर जब संविधान संशोधन हो रहा है और पार्लियामेंट और संविधान सभा के बीच टकराव होता है, तो इसका फैसला जनमत संग्रह के माध्यम से होगा। देखिए, इसका उद्देश्य है, वो है विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। हम चाहते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव तक की भागीदारी हो। इसी के लिए हम लोग संविधान सभा के गठन की बात हम लोग कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा हो और इसका प्रारूप बने। इसी के लिए आज ये विषय रखा गया है। जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं या हमारे मार्गदर्शक हैं बजरंग मुनि जी, वो इस पे विस्तार से बात करेंगे। हमने आज का विषय आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथ ही बताएं, किसी को संविधान सभा पर कोई बात रखनी है, या फिर आज की जो चर्चा होगी उसमें हम लोग बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरह से होगा। ज्ञानेंद्र जी जो है उसका सुझाव देंगे। तो अगर किसी के साथ कोई सुझाव हो, कोई बात रखनी है, या इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी, तो उस पर भी आप लोग विचार करिए। बाकी आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन आएगा ही, और साथ ही इसको क्लियर करेंगे। चलिए, मैं थोड़ा सा और विषय को विस्तार देता हूँ। देखिए, हमारी जो संविधान सभा बनी थी, या भारत से पहले दुनिया में जितनी भी संविधान सभा बनी, अब तक ये मानकर चला गया कि संविधान सभा के पास सिर्फ एक ही कार्य है, संविधान का निर्माण करना। और संविधान का निर्माण करने के बाद संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिए उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो जैसे पूरी दुनिया में हुआ, उसी को आधार मान करके जो है वो भारत में भी चला। तो संविधान सभा बनी, एक संविधान का गठन हुआ और संविधान सभा को डिसॉल्व कर दिया गया। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि फिर संविधान सभा की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि संविधान सभा का तो काम ही केवल संविधान का निर्माण करना है, और उसके बाद उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लेकिन आवश्यकता को वहीं तक रखेंगे तब तो उसकी आवश्यकता नहीं है, संविधान सभा को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन इतने वर्षों के निष्कर्ष के बाद, या बाबा जी ने, जो पूरी टीम ने, जो इन लोगों ने विचार मंथन किया, यही निष्कर्ष निकाला कि संविधान सभा का केवल इतना ही काम नहीं है, और जब उसका काम होगा तब उसका अस्तित्व भी रहेगा। अर्थात संविधान सभा के काम क्या क्या होंगे, तो वो जो काम है वो तो विपुल जी ने विस्तार से रखे ही। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लोगों को एक बात समझ में आती है कि विचारकों की एक ऐसी टीम, एक ऐसा समूह तैयार होना चाहिए जो संविधान सभा पर या फिर सामाजिक व्यवस्थाओं पर विचार करे। और पिछले कुछ 2-3 वर्षों से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुए रामानुजगंज में, जो दिल्ली कार्यक्रम हुआ, तो लगातार जो कार्यक्रम हुए तो ये बात महसूस की गई कि अब हमारे बीच में जो है वो इस तरह के विचारक, चिंतक जो है वो हो रहे हैं। और एक संविधान सभा का धीरे धीरे हम लोग एक जो है स्वरूप देना प्रारंभ करें। तो हम ही लोगों के बीच से जो लोग हैं, उसमें से धीरे धीरे लोग जो हैं वो संविधान सभा का गठन होगा। और बाकी जो हमारे ज्ञान केंद्र हैं और जो साथी जुड़ते रहते हैं, तो
उन सभी को लेकर के एक जो है संविधान सभा बने। बाकी के जो साथी हैं जो 3 महीने 4 महीने में या जैसे भी जुड़ सकते हैं, तो वो भी जो हैं जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो जैसे लोकपाल समिति के निर्माण की बात आई, या फिर व्यक्ति परिवार ग्राम सभा की बात आई, या अन्य संवैधानिक इकाइयों के बीच जो टकराव है, तो इससे कई प्रकार की समस्याओं का जो समाधान है वो एक संविधान सभा के होने से हो जाता है। विपुल जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि यह संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर सामाजिक सर्वोच्चता के लिए भी आवश्यक है कि समाज सर्वोच्च है और समाज की भूमिका हो। तो लोकतंत्र को लोक नियंत्रित तंत्र के स्थान पर लोक नियुक्त तंत्र से लोक नियंत्रित तंत्र तक कैसे ले जाना है, उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वह संविधान सभा दिखाई देता है। तो उसके लिए फिर एक वेबसाइट बनाई गई, और वेबसाइट को मैंने देखा, अच्छी वेबसाइट बनी है। उसमें रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन में जो है सबके जो है सब डिजिटल सिग्नेचर करके दे सकते हैं, और फिर सबकी सहमति से जो है उसका गठन किया जाएगा। तो ये एक प्रारूप जो है छोटा सा हम लोगों के सामने आया है। विस्तार से और बात आएगी तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसी साथी का इस पर कोई सुझाव हो, या लगता है कि नहीं संविधान सभा में कुछ और भी ऐड किया जा सकता है? जैसे हमारा पहले जो मार्गदर्शक सामाजिक सोच संस्थान के नाम चल रहा था, तो उसमें मार्गदर्शक मंडल हमने दिया ही था नाम। अब मार्गदर्शक मंडल के स्थान पर संविधान सभा पर विचार किया जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण मुझे जो दिखाई देता है इसका प्रभाव है, शायद ये नाम बहुत अधिक प्रभावी रहेगा। कुछ जो लीगल इसमें इश्यूज आने थे, उस पर भी हम लोगों ने विचार किया। तो कुछ सोचा जा सकता है कि कुछ इस प्रकार का ऐसा भी ना हो कोई लीगल इशू खड़ा हो जाए, या ये नाम सिर्फ हम लोग यहीं तक प्रयोग करें और कुछ नाम सुझाव आ सकते हैं लोगों से। तो इसीलिए ये चर्चा आज की रखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है अपने अपने सुझाव रखें, और उस पर फिर उसके हिसाब से आगे चर्चा बढ़ेगी। बाकी जो है ज्ञानेंद्र तो रखेंगे ही विषय को। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए जी बाबा जी। कि संविधान सभा की जरूरत क्यों है। संविधान तो बना दिया गया, लेकिन संविधान संशोधन का अधिकार तंत्र को ही दे दिया गया। तंत्र में भी संविधान संशोधन का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट से वो अधिकार न्यायपालिका ने छीन लिया बाद में। पहले हमारी पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन के अधिकारों का दुरुपयोग किया। एक बात सिद्धांततः समझने की है कि संविधान के अनुसार तंत्र कार्य करता है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि जो संविधान के अनुसार कार्य करता है, संविधान उसका निर्देशन देता है, संविधान उसको लिमिटेशन देता है, तो वही संविधान में संशोधन कैसे कर सकता है? ये सैद्धांतिक सवाल है सीधा सीधा। तो प्रश्न उठता है कि फिर संविधान संशोधन कौन करे? ये तो बड़ी साधारण बात है। संविधान संशोधन के लिए तंत्र से अलग कोई इकाई होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया था? तो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और संविधान में एक चीज लिखा
कि संविधान के प्रमुख होंगे राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा आप कि संविधान के प्रमुख होंगे राष्ट्रपति, और संविधान संशोधन का अधिकार होगा पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जो संविधान संशोधन करेगी, वह संविधान संशोधन राष्ट्रपति की सहमति और स्वीकृति के बाद ही लागू होगा। राष्ट्रपति को तंत्र का भाग नहीं बनाया गया, राष्ट्रपति को पूरे तंत्र की निगरानी का विभाग बनाया गया। और इसीलिए राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति को कोई सारा पावर है संविधान के मामले में, अंतिम अधिकार उन्हीं का है, तो वे राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ कैसे ले सकते हैं? जबकि प्रधानमंत्री लेता है, मुख्य न्यायाधीश लेता है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति को छोड़कर सारे लोग संविधान के अनुसार कार्य करने को बाध्य हैं, और संविधान में संशोधन का सुझाव संसद देती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं नहीं लगाते हैं, वो उनकी मर्जी है। इस तरह संविधान संशोधन पार्लियामेंट और राष्ट्रपति, ये दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय करके करते हैं। अब ये अलग बात है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति का पावर छीन लिया, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाए। जब राष्ट्रपति का पावर सीज हो गया, तब न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी का पावर सीज कर लिया। ये सारा जो चला, ये सारा संविधानेतर है, संविधान के बाहर का मामला है। इसलिए एक कोई ऐसी इकाई जरूर होनी चाहिए कि तंत्र संविधान में मनमाना फेरबदल ना कर सके, ऐसी इकाई होनी चाहिए। उस इकाई का नाम हम लोगों ने संविधान सभा दे दिया है। आप कोई दूसरा भी नाम दे सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो संविधान सभा की एक आवश्यकता सिद्धांत रूप से भी है, व्यावहारिक धरातल पर भी है। अगर आज संविधान सभा होती तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच में वर्तमान समय में जितना टकराव चल रहा है, इतना टकराव तो नहीं चल पाता, क्योंकि संविधान सभा उसका निर्णय कर देती। लेकिन अब आपके पास कोई संविधान सभा तो है नहीं, तो संविधान बनाने वाले वही होंगे और व्याख्या करने वाले वही होंगे, तो गड़बड़ तो होगा ही। ये मैंने आपको अभी संक्षेप में बताया है, विषय तो आगे और आगे खुलेगा तो और पता चलेगा। कुछ पवंजय जी बोलना चाह रहे थे भी।
चलिए ब्रजेश जी, आप आगे बढ़िए। कोई साथी बताएं अगर किसी को कुछ बोलना है इस विषय पर तो। ज्ञानेंद्र जी, अगर आपको रखना है तो आप रखिए फिर। हेलो। हाँ मोहन बाबू ठीक है बताइए। आदरणीय, बताइए। देखिए, सभी आज के चर्चा में उपस्थित साथियों का अभिवादन है। और आज की जो चर्चा रखी गई है वो संविधान सभा पर रखी गई है। तो जो भी आदरणीय आदर्श जी और श्रद्धेय मुनि जी और बात को यहाँ पर रखे, तो उन्होंने बताया कि भाई संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो पूर्व में संविधान सभा स्वतंत्रता से पूर्व बना था, वो संविधान सभा को निरस्त करके और सारे संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वो ही सब तंत्र में जो है तो समाहित हो गए और तंत्र का कारोबार आगे बढ़ा। और तंत्र जो है वो ये केंद्रीय अधिकार, केंद्रीयकृत शक्ति, केंद्रीयकृत संस्था के रूप में और तानाशाह के रूप में आगे बढ़ने लगा। और सारे अधिकार जो हैं वो लोक का अपने पास रख लिया। तब समस्या है कि जब तंत्र की उच्च श्रृंखलता जो है वो आवश्यकता से अधिक अगर बढ़ जाती है और अगर वह मनमाना करने लगता है, चाहे वह तंत्र का कोई भी भाग हो, संसद हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, तो उसकी इस उच्च श्रृंखलता पर कैसे नियंत्रण हो, उसकी तानाशाही पर और उसकी मनमानी पर कैसे जैसे कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, वो एक चिंतन की बात हो गई, विचार की बात हो गई, एक समस्या सामने खड़ी हो गई। सर्वप्रथम जब सभी संविधान सभा के जो निर्मात्री थे वो तंत्र में आए तो उनके अंदर त्याग, समर्पण राष्ट्र के प्रति, लोक के प्रति, समाज के प्रति था। वो जो है समाज के लिए कुछ सोचते थे, सामाजिक मूल्य के बारे में, तत्व के बारे में विचार करते थे। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी तो सिद्धांत और मुखौटा तो सबका जो है समाजवाद का रहा, प्रजातंत्र का रहा, लोकतंत्र का रहा। लेकिन वास्तव में व्यवहार में वो चीज जो है वो केवल मुखौटा बनकर के रह गया और अंदर से जो है वो अधिकारों का और शक्तियों का केंद्रीयकरण और तानाशाह की प्रवृत्ति रह गई। और सत्ता पर जो है कैसे हम अपनी कब्जा को बनाए रखें, ये जो उनकी मानसिकता रह गई। ये जो उच्च श्रृंखलता है
इस पर नियंत्रण हो और बराबर के लिए कोई वैसा व्यवस्था बने जो समन्वय का एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में एक समन्वय बन करके और एक ऐसी व्यवस्था बने जो लोग भी संतुष्ट रहे और तंत्र भी संतुष्ट रहे और संविधान के अंदर शक्ति भी रहे और उसका कोई दुरुपयोग न कर सके। तो मैं अपनी बात को ही विश्राम दूंगा, बाकी और जो है इसको विस्तार देने का कृपा करें। जी, बाकी के साथी बताएं। हेलो भैया, मैं भी थोड़ा सा अपनी बात रखता हूँ। सभी को प्रणाम। बताइए आगे। मेरा ये सोच है भैया कि किसी भी चीज में यदि उसकी गुण देखा जाता है तो अवगुण भी देखना चाहिए और दोनों पर बहस होनी चाहिए। संविधान सभा पर मुझे लगता है कि केवल गुण ही गुण ज्यादा देखा गया है, अवगुण के बारे में नहीं सोचा गया है। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सभा में भी यदि धूर्त लोग आ जाएंगे, बदमाश लोग आ जाएंगे, लोभी प्रवृत्ति के आ जाएंगे, वो गुटबाजी करने वाले लोग आ जाएंगे, तो कहीं एक नई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी। ऐसा भी मेरे मन में थोड़ा सा बात आया तो मैं उसको रखा हूं। इसे भी थोड़ा अपने ढंग से समझाएं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मदन देखिए, जी कुछ कह रहे हैं। आपने जो कहा है, प्रश्न किया राजेश जी ने कि तो किसी भी व्यवस्था में जब कोई चेक पॉइंट लगता है तो चेक मतलब दो जब अलग अलग हैं, अलग अलग इकाइयां होती हैं, तो एक इकाई की तुलना में दो इकाइयों का होना अधिक लोकतांत्रिक होगा, अधिक अच्छा होगा। इसका मतलब यह है कि संसद में जाना जितना लाभकारी दिखता है आम लोगों को, संविधान सभा में जाना नहीं चाहेंगे। संविधान सभा में तो वही लोग जाना चाहेंगे जो संसद में नहीं जा सकेंगे या जो अलग टाइप के लोग होंगे, क्योंकि संविधान सभा को एक तो पावर नहीं है, दूसरा संविधान सभा सिर्फ संविधान संशोधन के मामले में ही दखल दे सकती है, जबकि पार्लियामेंट को सारा पावर है। पार्लियामेंट मंत्रिमंडल भी बनाती है, कार्यपालिका में भी दखल देती है पार्लियामेंट। इसलिए यह संदेह ही उचित नहीं है कि अलग से अगर संविधान सभा होगी तो उसमें लन फन करने वाले आ जाएंगे। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। भाई, साल दो साल में कभी संविधान सभा बैठेगी, वेतन कुछ मिलेगा ही नहीं उनको, तो कभी बैठ जाएंगे सब। और उनके पास पावर क्या है, उनको घूस तो मिलना नहीं है कहीं से भी। संविधान पर विचार करते समय किसी को घूस मिलने वाला नहीं है। बिना घूस के नेता काहे को काम करेगा। चलिए, मैं इतना बात खाली बता दिया। ऐसे मैं भी काफी सहमत हूँ इस बात से कि संविधान सभा में जो लोग
आएंगे वो अच्छे लोग आएंगे, ऐसे 90% मेरे को यही उम्मीद है। चलिए आगे बताइए कोई। अ, मैं एक बात अपनी बात कह देता हूं पहले। जी बताइए। वास्तव में जिस इकाई के पास यह अधिकार था कि वह व्यवस्था के संचालन की दिशा तय करे, व्यवस्था के संचालन की इकाई तो है, लेकिन व्यवस्था के संचालन की दिशा क्या हो, यह बात को तय करने वाली इकाई ही इस वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे में कहीं, मुझे लगता है यह सबसे बड़ी विडंबना है। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम स्वतंत्र भारत का इतिहास देखें तो एक बात ये समझ में आती है कि अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वह सभी सरकार के हितों को सुरक्षित करने वाले या सरकार के अधिकार को, सरकार की अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाले ही संविधान संशोधन हुए हैं। देश की जनता के लिए या फिर लोगों को अधिकार देने के लिए कोई संविधान संशोधन हुआ हो, ऐसा नहीं दिखता। ऐसा क्यों है? क्योंकि संविधान एक तरीके से आप यह कह लीजिए कि वह बैरियर है तंत्र के लिए। तंत्र के लिए एक बंधन बनता है, एक उसका एक सीमा खींचता है कि इसके आगे तंत्र नहीं जा सकता। इसके आगे अगर जाता है तो वह असंवैधानिक मान लिया जाएगा और तंत्र की क्षमताओं को सीज कर दिया जाएगा, तंत्र को मतलब उस पर नकेल कस दी जाएगी। इसीलिए संविधान संशोधन जितने हुए वो इसी के लिए डेडिकेटेड रहे कि हम वही काम करेंगे कि जैसे तंत्र ने जो कुछ भी किया वह संविधान की शक्तियों को अपने हितों में प्रयोग करने के लिए किया। जो ज्ञान तत्व पत्रिका में आप देखते हैं एक लाइन की, संविधान हमारा भगवान है और वह तंत्र की संसद की जेल खाने में कैद है। अब इस दशा में हम अगर यह उम्मीद करें कि वह इकाई जिसके पास संचालन की जिम्मेदारी हो, निगरानी की जिम्मेदारी हो, संचालन की तो खैर तंत्र है ही, उसको बनाने में तंत्र कोई पहल करेगा तो मुझे लगता है ये बहुत टेढ़ी खीर, बहुत टेढ़ी खीर। मैंने ऐसे अपने अनेक साथियों को देखा है जो पुरजोर समर्थक थे, पूरी ताकत से यह बात कहते थे कि देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो सत्ता के आसपास पहुंचते हैं उनकी भाषा तुरंत बदल जाती है। वो ये कहते हैं कि अब हमें संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कैसे अपने सामने अपने लिए बैरियर जो बना हुआ है उसको और कैसे ऊंचा करें, उस दीवार को और कैसे ऊंचा करें जो खुद उनके लिए निर्धारित करती है। यानी नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए और उसको बल प्रदान करने वाली इकाई जो है वह है संविधान सभा, और इसकी पहल तंत्र से होनी चाहिए, लेकिन होने की संभावना बेहद कम है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या हम समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम अधिकार के विहीन रहते हुए, अधिकार में ना रहते हुए भी। भाई साहब एक सेकंड, क्या आवाज मुझे ही कट कट के मिल रही है या और सब लोगों को भी? नहीं, हमें तो स्पष्ट आ रही है आवाज। अच्छा, तो फिर से मैं काट के जोड़ता हूँ। जी भाई साहब, तो क्या हमें उस इकाई के लिए कुछ काम करना चाहिए, कुछ अपने से पहल करनी चाहिए? तो इस बात पर एक पहल
मां संस्थान मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान ज्ञान यज्ञ परिवार कर रहा है कि हमने समाज की स्वतः स्फूर्त इकाई के रूप में या प्रयास के रूप में एक संविधान सभा नामक एक रचना की योजना हमने बनाई। आप वह संविधान सभा व्यापक हो, तटस्थ हो, निष्पक्ष हो और नागरिक अधिकारों को, सिविक सेंस को हमारी मजबूत करने वाली हो, ऐसा एक संविधान के प्रति दृष्टि देने वाला हो, इस बात की संकल्पना को जमीन पर उतारा जाए। पिछले 3-4 सालों से हम लोग 3 सालों से यह चर्चा कार्यक्रम, क्या 4 साल से चर्चा कार्यक्रम चल रहा है, पिछले 3 साल से नियमित वर्तमान जिस स्वरूप में है इस स्वरूप में चल रहा है, जिसमें 10-5 मिनट में विषय को कोई एक व्यक्ति रख देता है, फिर हम सारे लोग उस पर विचार विमर्श करते हैं। इस स्वरूप में पिछले 3 साल से चल रहा है और यह मैंने देखा, अनुभव किया हम सभी लोगों ने कि वास्तव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर व्यवस्था को सोचना चाहिए, जिन पर समाज को सोचना चाहिए, और वह हम बात करते भी हैं और वह बात आई गई सी होके रह जाती है। उस पर एक सार्थक विमर्श देश में खड़ा हो सके, जन जागृति देश में खड़ा हो सके, इस प्रयास को इसी प्रयास के क्रम में यह संविधान सभा नामक एक वेबसाइट का मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक योजना बनी है, उस योजना के आधार पर यह बात आई थी, कुछ साथियों ने सुझाव दिया था कि 26 नवंबर को संविधान इस देश को सौंप दिया गया था और उसके बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो हम लोग 26 नवंबर को ही, यह मेरा प्रस्ताव है, आप लोग इसमें सुझाव सुधार कर सकते हैं, 26 नवंबर को ही हम लोग इसकी पहली बैठक करें। अब एक बात है कि हम इससे जुड़ेंगे कैसे, हम इसमें बातें कहेंगे, या वेबसाइट वास्तव में क्या क्या दिखा रही है, क्या बता रही है, हम उस चीज को समझने का एक बार थोड़ा सा सामने आपके सामने मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है ब्रजेश जी, वो दिख रहा है सबको? जी नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है वो वेबसाइट, उसका डेमो आप देख रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने होम पेज खुला हुआ है। आप, एक दिक्कत थी कि संविधान में एम जब हम लगा रहे थे तो ये एरर दे रहा था, शायद कोई वेबसाइट पहले से बनी हुई थी जिसके कारण SAN करना पड़ा, बाकी सारी स्पेलिंग वैसे ही है, संविधान सभा हो गई है। आप इसको खोलने के लिए अपने एड्रेस बार पर संविधान सभा.info लिखेंगे और वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें अब तक 3 लोगों का एक्टिव मेंबर्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि 26 नवंबर तक हमें ये 50 लोगों के साथ शुरू करना है। पहली बैठक न्यूनतम 50 लोगों के साथ शुरू हो, यह भी एक लक्ष्य। हम सबकी जिम्मेदारी है कि सोच समझ रखने वाले लोगों को इसमें जोड़े ज्यादा से ज्यादा। दूसरे इसमें फीचर्स हैं इसके, क्या हम कैसे दे रहे हैं कि हमने कोई क्लास बैरियर्स नहीं लगा रखा है, हम भविष्य की बात करने के लिए सामने खड़े हैं, बाकी और सारी चीजें। इसको एक तरीके से बनाया गया है जिसमें 2 बैठकें जो हमारी पहले हुई थी जूम मीटिंग पर, उनके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत इसको डेमो में डाल के रखा हुआ है, जो कि जब ये 26 नवंबर को हम शुरू करेंगे ये वेबसाइट, तो ये सारी चीजें हटा दी जाएंगी, ये वाला हिस्सा। ये पहली बैठक तो सिर्फ वही होगी जो 26 नवंबर को होगी। अगली मीटिंग जो होगी वो यहां पर आपको दिख जाएगी, यहां पर सिंपली क्लिक करते ही आप मीटिंग में जुड़ जाएंगे। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि इससे हम जुड़े कैसे, इस वेबसाइट से जुड़े हम कैसे? तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सबसे दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ, एक रजिस्टर का और दूसरा लॉगिन का। लॉगिन मतलब आपके पास आपकी यूजर आईडी है और आपका पासवर्ड है, उससे आप लॉगिन करेंगे और संविधान सभा में जिस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा है वह सब आप
यहाँ देख सकते हैं, और उसमें अपने कथन में किसी को कुछ अमेंडमेंट करना है या किसी के कथन में आपको कुछ जोड़ना है, तो वह बात रेफरेंस के रूप में आप नीचे कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उस चीज को कहते। इस पर जैसे जैसे हम लोग और आगे काम करेंगे, इसके फीचर्स और हमारे सामने आएंगे। फिलहाल हम रजिस्टर पे ज्यादा ध्यान दें शुरुआत में, कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर कर पाए। हम सभी लोग तो कल की डेट तक पूरा प्रयास करें कि सब लोग रजिस्टर कर लें। रजिस्टर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे पास क्रिएट अकाउंट का एक सेक्शन शुरू होता है, जहां नाम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहीं पर ही ईमेल आईडी के साथ आपको ओटीपी जाएगा, और उस ईमेल पे आप ओटीपी डाल कर करिए, आप इस पर लॉग इन कर पाएंगे अपने आप को किस तरह के यूजर हैं ये बताते हुए। यूजर यहाँ दो तरह के रखे गए हैं, एक मेंबर और दूसरा सिंपल यूजर। वर्तमान में हम सभी लोग मेंबर ही डालेंगे। एक संख्या हो जाने के बाद, 50 संख्या पूरी हो जाने के बाद, या जैसे भी हम संविधान सभा के लोग सारे लोग जुड़ेंगे, जो तय करेंगे उस हिसाब से कर लिया जाएगा कि सहमति के ही आधार पर हम किसी को मेंबर लें, अन्यथा सभी लोग सिंपल यूजर ही बनेंगे। जब हम उनको कन्वर्ट करना चाहेंगे मेंबर में तो हो जाएंगे। फिलहाल शुरुआत में हम सभी लोग मेंबर के ही रूप में लॉगिन करेंगे। एक उदाहरण के साथ एक रैंडमली मैं यहां लॉगिन करने का आपको एक बार बताता हूं कैसे क्या लॉगिन करना है। तो फुल नेम पर हम एक नाम लेते हैं, संजय तिवारी जी का। यूजर नेम इनका रखते हैं हम संजय जी ही। मोबाइल नंबर 7753934242। भाई साहब बगल में ही बैठे हैं, इसलिए आसानी से हमको इनका नंबर मिल गया। आपको मोबाइल नंबर यहां डालना है। इसके बाद आप मेल आईडी डालेंगे। और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके पास ओटीपी मेल पर चली जाएगी। आप ओटीपी देंगे, ओटीपी की लॉगिन होने के साथ ही आपका आगे का प्रोसीजर खुल जाएगा। नहीं बताइए। वो ओटीपी हमने यहां डाल दी, ओटीपी वेरीफाइड हो गई। हमारी आईडी इस वेबसाइट को पता चल गई कि हम कोई फर्जी आदमी नहीं है, हमारा मेल आईडी है, हमारा नाम है। हमने यहाँ उनका मेंबर डाला। कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आएगा जिसमें पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। क्या भैया? पिन कोड 221001 ना, पिन कोड। एक दूसरा मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। दूसरा वाला मोबाइल नंबर तो चाहिए नहीं, कुछ 8869913342। अल्टरनेट मोबाइल पे कौन है, उसका कांटेक्ट पर्सन कौन है, मान लीजिए फैमिली आप लिख दीजिए, सन लिख दीजिए, बच्चे आपका बेटा का नंबर इन्होंने दिया है। मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम कॉल कर सकें उनको, सिर्फ इस बात को लेकर के। इसका एक पासवर्ड भी आपको बनाना पड़ेगा। और क्रिएट अकाउंट के साथ में ही आपका ये अकाउंट क्लियर बन जाएगा।
और इसको आप हमेशा के लिए वेबसाइट पर आप अपने आप को सेव भी कर सकते हैं और लगातार आप इसको खोल कर भी आप आगे से अपना नया यूजर आईडी इंटरफेस करने के लिए कर सकते हैं। लॉगिन करते समय सिर्फ आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड आप लॉगिन कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि डालने में मैं कोई चीज भूल गया, एक आध अक्षर। संजय कुमार लिखा था क्या मैंने? और इसी के साथ आपकी वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। और लॉगिन होने के साथ आप इसमें अपने कमेंट्स को जोड़ना घटाना ये कर सकते हैं। हम लोग तो पहले इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर कराएं, उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ भूलते हैं आईडी या पासवर्ड, सब उनको मेल आईडी के थ्रू मिल जाएगा। मेल पर ही इनकी पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ये मैंने अपनी बात रख दी है। और इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना हो, कुछ लगता है कि नहीं हमको जानकारी और इस पे स्पष्ट करनी है, तो वो कर सकते हैं। इसमें एक बात और हम क्लियर कर दें कि चर्चा कार्यक्रम से जो जुड़े हुए लोग हैं और संविधान सभा, ये दोनों अलग अलग चलती रहेंगी। यद्यपि चर्चा कार्यक्रम और संविधान सभा में लगभग एक ही लोग जुड़ेंगे, लेकिन दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहेगा। अगर कोई चर्चा कार्यक्रम में जुड़ना चाहता है, संविधान सभा में नहीं जुड़ना चाहता है, तो उसको भी स्वतंत्रता रहेगी। अगर कोई संविधान सभा में ही जुड़ना चाहता है, चर्चा में नहीं जुड़ना है, तो उसको भी स्वतंत्रता देंगे। इतना मैं आपको और क्लियर कर दिया। चलिए, बाबा अब जी, अपनी चर्चा जारी रखिए। बाबा जी वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए बताइए। बाबा जी, आपने तो क्लियर कर दिया कि एक इकाई से अगर दो इकाई ज्यादा होती है तो लोकतांत्रिक ज्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि कोई लॉबिंग करके सत्ता पक्ष या कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग चुन चुन के अपने लोग ही संविधान सभा में जोड़ देंगे, या फिर उनको हर मासिक तरीके से फंडिंग कर देंगे और फिर किसी प्रस्ताव को पैसे के बल पर और भय से किसी तरीके से वो पास करवा लेंगे, तो वो ऐसा भी हो सकता है। नहीं, एक बात बताइए वैद्यराज जी कि इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। भाई, जैसी देखिए आप परिस्थिति तो आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया की परिस्थिति भी समझ रहे हैं, भारत की भी देख रहे हैं। मान लीजिए कि संविधान सभा का प्रस्ताव, इससे अगर कोई और अच्छा सुझाव हो तो हम लोग और अच्छे सुझाव पर भी विचार कर सकते हैं। नहीं, मेरा कहना यह था, मतलब ऐसी संभावना बनी रहती है ना इसमें इसमें तो। संभावना तो रहेगी ही। इस प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, चूंकि संविधान सभा ने संसद को पावर दिया था, इस उम्मीद से दिया था कि संसद गड़बड़ नहीं करेगी।
लेकिन संसद ने तुरंत ही गड़बड़ शुरू कर दिया। पावर मिलते ही, पावर मिलने के बाद कोई साल 2 साल बाद नहीं, तुरंत। आप जरा सोचिए कि संविधान सभा भंग हुई, नई संसद बनी ही नहीं, तो नई संसद जब नहीं बनी, राज्यसभा नहीं बनी, संविधान सभा भंग हो गई, तो विचित्र दादागिरी हुई कि संविधान में संशोधन हो गया, जबकि संविधान सभा में लिखा था कि संसद संविधान में संशोधन करेगी। तो संसद तो बनी ही नहीं थी तब तक, नहीं, चुनाव हुआ ही नहीं था। लेकिन पुरानी संविधान सभा ने ही अपने को संसद घोषित कर दिया, और संसद घोषित करके संविधान में संशोधन भी कर दिया, और वो भी इतना बड़ा संशोधन कि न्यायपालिका के अधिकारी छीन लिए सारे। अब आप सोचिए कि पावर मिलने के बाद कितना दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य यह है कि पावर सेंट्रलाइज न हो। वर्तमान में पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो गया है। कार्यपालिका, विधायिका, संविधान सभा सब एक जगह इकट्ठा हो गए। ये नहीं होना चाहिए, पावर अलग अलग होना चाहिए। ये है मोटी बात। चलिए और आगे बताइए। कोई बात आप बता भी सकते हैं, पूछना ही जरूरी नहीं है। बाबा, जहां तक मैं वैद्यराज जी के प्रश्नों को समझ पा रहा हूं, वो ये कहना शायद चाह रहे हैं कि अगर एक बड़ी संख्या में अपोजिट साइड के लोग, मतलब कि जिस संविधान सभा का निर्माण हम लोग जिसके विरुद्ध में कर रहे हैं, अगर वैसे लोग बड़ी संख्या में घुसकर अपनी मनमानी करें तो उसके लिए हमारे पास कुछ है या क्या है? ऐसे ही रहेगा? शायद ये प्रश्न है उनका। बताइए तो ज्ञानंद जी, क्या है प्रश्न? राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई एक ही विचारधारा प्रभावी हो जाए और वह पूरी तरीके से संविधान को ही कैप्चर कर लेना चाहे, तब क्या स्थिति बनेगी। हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान में तो अभी एक ही इकाई है, संसद है। एक बात बताइए आप कि फिर संविधान सभा कर क्या पाएगी जब तक कि संसद नहीं पारित करेगी? तो संसद के पास तो वो अधिकार है ही। हैकिंग संविधान शब्द सभा, प्रयोग करें क्या ज्ञानेंद्र जी? जी भाई साहब, इसके लिए हैकिंग शब्द प्रयोग किए करें क्या कि अगर कोई हैक कर ले जाए संविधान सभा को तब? हाँ नहीं ठीक बात है, कौन? लेकिन ये बात तो नहीं, संविधान सभा को अगर कोई हैक कर लिया, मान लीजिए जी किसी व्यक्ति ने संविधान सभा को बिल्कुल अपने नियंत्रण में कर लिया, हो सकता जी है, जी तो पार्लियामेंट तो आपकी है ही है। फिर जब तक और पार्लियामेंट सहमति नहीं देगी तब तक तो संविधान संशोधन नहीं होगा। और अंत में राष्ट्रपति के भी पावर बहाल हो जाने चाहिए। हाँ, वर्तमान में राष्ट्रपति के पावर छीन लिए गए हैं। वो भी स्थापित हो जाना चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति तो हाँ, सिर्फ निगरानी तक सीमित है ना, उसको वैधता प्रदान करना, उस संविधान संशोधन को, और निगरानी करना। अगर आप यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि 543 लोग हैक कर लिए जाएं, एक व्यक्ति को हैक करना आसान है या 543? तो मुझे लगता है कि नहीं, 543 को हैक 543 भी रहे और राष्ट्रपति भी अंतिम 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 अधिकार राष्ट्रपति को भी दे दिया जाए। दूसरी चीज यह है कि कहीं ना कहीं कुछ भी करिए, मेरा तो ये कहना है कि आप कोई करिए,
चाहे राष्ट्रपति को दे दीजिए या संविधान सभा बना दीजिए या कोई और करिए, लेकिन कोई ना कोई तो होना चाहिए जरूर। मतलब पार्लियामेंट और न्यायपालिका को संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार नहीं होना चाहिए, एकमात्र। ये मोटी बात है। बाबा सुनील आचार्य देव जी सुनील कुछ देव जी कहना कुछ चाहते बोल रहे हैं ना? जी प्रणाम बाबा। हाँ सभी बताइए। साथियों को नमस्कार। देखिए, जैसे राकेश जी ने जो प्रश्न रखा और वैद्यराज जी का, तो पहले तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि जो संविधान सभा इसका चुनाव जो प्रक्रिया हो ग्राम सभा के द्वारा हो। यदि ग्राम सभाओं के द्वारा हमारा प्रस्ताव जाता है कि हमारी ग्राम सभा से, हमारे जिला से, हमारे राज्य से इस व्यक्ति की नियुक्ति हो, वो कोई अधिकार किसी तरह का वोट का ना हो, केवल सहमति के आधार पर हो, और उस सहमति का आधार ग्राम सभा में केवल एक व्यक्ति ना हो। जब ये ऐसी स्थिति बने तो हम ग्राम सभाओं का अवलोकन कर सकें, ग्राम सभा के इस पक्ष के व्यक्ति कितने हैं, अर्थात इसकी पारदर्शिता कितनी है। तो जो संविधान सभा में सदस्य नियुक्त हो वो सीधे सीधे ग्राम सभा के द्वारा, और जिसको हम समाज बोलते हैं या फिर कहें कि जिसको जनता बोलते हैं, उसके अधिकार में हो, किसी व्यक्ति के अधिकार में, किसी विशेष उसके अधिकार में न हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब वहां एक संभावना इस तरह की ये बन गई कि उनको कोई पदभार का लाभ तो प्राप्त नहीं है, कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं है, केवल उनको ये अधिकार है कि अंतिम जब ये विवाद बनता है, विवाद की स्थिति जैसे आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका या विधायिका का जो द्वंद्व खड़ा हुआ है, सर्वोच्चता की, उच्चता की जो पराकाष्ठा उनके बीच में बनी हुई है, उसको खत्म करने का ही काम जो है वो संविधान सभा करेगी। अर्थात जब कभी भी संविधान का संशोधन की बात आएगी या टकराव की स्थिति पैदा होगी या कहीं स्थिति जो है वो समाज की जो निर्धारित संविधान सभा नियुक्त करेगी समाज के लिए, उनकी कटौती में कहीं बात आएगी, तब संविधान सभा खड़ी होगी, न कि संविधान सभा का कोई दूसरा अधिकार होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि इसमें कोई और अन्य अधिकार की या जो भ्रष्टाचार करप्शन है उसकी संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। दूसरी बात ये, व्यवस्था कोई पूर्ण नहीं होती है, मनुष्य के द्वारा बनाई होती है, उसमें सुधार के हमेशा जो है वो प्रयास रहते हैं, यत्न रहते हैं, और हमेशा उसमें जो है यक्ष प्रश्न बने रहते हैं। जी धन्यवाद। तो तय हो गया, हम लोग का ये मैं निर्णय सही है। मैं आपको बता दूं सुनील देव जी कि आपने जो कहा जी है वो उस लाइन पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। जितने ज्ञान केंद्र हम लोग बना रहे हैं, ज्ञान केंद्रों में यही प्रस्ताव तो जा रहा है कि ग्राम सभाओं को संविधान संशोधन का अधिकार मिले। ये तो हम जी सरकार से मांग कर रहे हैं ना। लेकिन जो अभी संविधान सभा की जो चर्चा हो रही है कि एक संविधान सभा हम लोग बनावे, तो सरकारी संविधान सभा की नहीं हो रही है, ये तो जी अपनी आंतरिक संविधान सभा की हो रही है। जी तो अभी जो गठन कर रहे हैं ये आंतरिक संविधान सभा है, और सरकार के लिए तो आचार्य सुनील देव जी जो कह रहे हैं वही बात हम लोग उठा रहे हैं कि ग्राम सभाओं को अधिकार मिले। जी जी लेकिन यह बात आगे रखने के लिए और हम लोग संविधान पर बैठकर विचार करते रहे, इसलिए एक अपने अंदर एक संविधान सभा बना रहे हैं। जी जी ठीक है, ठीक है ये। मतलब आप लोग जो सदस्य बन रहे हैं ये अपनी संविधान सभा के बन रहे हैं, सरकारी संविधान सभा के नहीं। इसमें एक बात मैं बाबा और जोड़ना चाहूंगा। यदि हम एक साल और मेहनत कर लें, एक साल से मतलब ये है मेरा कि लगभग 1000 गांव
365 दिन होते हैं, और यदि हम 200 दिन मेहनत कर लें या 150 दिन मेहनत कर लें, 20-25 लोग, और एक व्यक्ति 3-4 गांवों को जो है वो सप्ताह में या महीने में 10 गांवों को एक गांव के बीच में सभा करके उनका जो प्रारूप 10-20 जो पॉइंट नोट किए जाए उन पर चर्चा करके एक वीडियो बना लिया जाए। वीडियो का मतलब मेरा ये है कि एक मोबाइल सबके हाथ में है ही, और उनके सुझाव लिए जाएं, और उन सुझावों को जो हम एक पत्र के रूप में रख लें, और पत्र के रूप में जब 1000 गांव की प्रतिलिपि हमारे सामने मौजूद होगी ग्राम सभाओं के रूप में, तो ये प्रारूप हम जो हमारे विधायिका है या कार्यपालिका या न्यायपालिका है उनके सामने भी हम रख सकते हैं कि देखिए, संविधान सभा की मांग जो है वो केवल मार्गदर्शक शोध संस्थान नहीं है। मार्गदर्शक शोध संस्थान तो केवल विचार दे रहा है, वास्तव में ये समाज के बीच की बात है, और हम समाज के अभिन्न अंग हैं, नागरिक हैं, तो समाज के ये मांग और ये अवलोकन, ये हमने उसकी विवेचना की है, ये प्रस्ताव हमारे आपके पास है, और ये 1000 गांव का हमने अवलोकन किया है, तो ये और ज्यादा जो है मजबूती प्रदान हो जाएगी। उसके बाद में संविधान सभा होगी तो उसमें तो कोई वो है ही नहीं, वहां से जुड़ सकते हैं, और जो 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग हो सकते हैं, उसमें और अच्छा बेटर हो सकता है। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। इस दिशा में कार्य होना चाहिए और कुछ शुरू करिए। इस दिशा में सब लोग लगे हैं आपके साथ। चलिए, श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे ना? भाई, सब लोग मिल करके अगर प्रयत्न करेंगे तो 50 संख्या होना बहुत आसान काम है, बहुत जल्दी हो जाएगी संविधान सभा के लिए। तो हम भी, तब ये लोग बनाएंगे ही, हमको भी मेंबर बना देंगे तो ये इसका भत्ता होता भी आने जाने का नहीं मिलेगा, महीना भी नहीं मिलेगा, भत्ता भी नहीं मिलेगा, तो गरीब आदमी संविधान सभा का कैसे मेंबर बनेगा? बताइए ज्ञानेंद्र जी, आप क्या उनका है मामला? नहीं बाबा, वो भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें गरीब का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, क्योंकि इसमें भत्ता और महीने मिलने की तो गुंजाइश किसका है। किसका प्रतिनिधित्व? संविधान सभा में गरीब कैसे जुड़ेंगे? संविधान सभा में जो जाएंगे वो सब गरीबे न माने जाएंगे, अपना पैसा लेके थोड़े जाएंगे उसमें कोई। तो संविधान तो सभा दिल्ली में, जाने के लिए भाड़ा कहाँ से? नहीं, संविधान सभा में गरीब और अमीर का कहाँ कहाँ भेद आया है कोई? और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके मोबाइल आप कह पर ही रहे हैं मीटिंग्स आ कि जाएंगे। महीने फिर एक बात और विचार करिए कि सारे गरीब शरीफ होते हैं, सारे अमीर बदमाश होते हैं, इस तरह की धारणा रखना ठीक नहीं है। सब जगह सब प्रकार के लोग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ खर्च, मैं ये कहूंगा कि खर्च तो आएगा ना, हाँ, क्या खर्च तो कह रहे कैसे नहीं, नहीं ज्ञानेंद्र जी? एकदम करेगा? स्पष्ट है श्रीकांत जी, ये पैसा कमाने का साधन बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि संविधान सभा जोड़ने से हमको पैसा मिलेगा, तो मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि अभी से वो नमस्कार कर ले, ज्यादा अच्छा है। है नहीं, इसमें पैसा पैसा तो हम लोग मांग नहीं रहे हैं किसी से। हाँ, लोग अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मिलेगा कुछ नहीं। हाँ, चलिए और बताइए। बाबा नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, बताइए। बाबा हम तो सोचे संविधान सभा आप बना रहे हैं सत्ता को जो है संविधान बनाने के लिए, तो हम सोचे कि भाई फिर तो हम इसके योग्य है ही नहीं है। तो जब आपने अभी कहा कि ये संविधान सभा सत्ता के लिए नहीं है, ये संविधान सभा जो है अपने लिए है, तो हमें लगा कि हाँ मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ।
तो मैं तो ये मानता हूं कि सत्ता तो सत्ताधीश के ही नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि और दूसरे लोग उस काबिल होते नहीं। समाज के लोग समाज के लिए व्यवस्था बनाएं और समाज उस पे काम करे, इतना ही काफी होता है। धन्यवाद। सत्ताधीशों और का दखल बताइए। न हो समाज के आंतरिक मामलों में। और बताइए कोई कुछ। कोई बात ब्रजेश जी को बोलना हो, या और सब साथी कोई भी कुछ पूछना बताना हो बताइए। मुनि जी, मेरा प्रश्न है एक। हाँ बताइए। संविधान सभा का गठन किस लिए किया गया? अगर गठन किया गया तो क्या उस उद्देश्य की मतलब पूर्ति भारत के लिए हो रही है? संविधान अभी कहाँ से उद्देश्य पूरा होगा? अभी तो हम लोग गठन ही कर रहे हैं आज। जी तो आज हम लोग संविधान सभा का गठन कर रहे हैं, जी। तो आगे पता चलेगा कि क्या उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा का गठन कर रहे हैं। जी हम लोग संविधान पर चर्चा करेंगे और हम लोग इसके लिए जन जागृति पैदा करेंगे कि एक संविधान पर तंत्र के जो असीमित अधिकार हैं, असीमित, उन अधिकारों पर चेक बैलेंस का कोई सिस्टम होना चाहिए। अब वो पूछेंगे क्या सिस्टम होना चाहिए, तो हम लोग बता देंगे कि भाई या तो राष्ट्रपति को पावर दीजिए, या ग्राम सभाओं को पावर दीजिए, या लोक संसद बनाइए, या कोई और सुझाव दे सकते हैं। अपने अपने सुझाव अलग अलग दे सकते हैं। तो हम लोग संविधान सभा बना रहे हैं कि संविधान सभा की आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, कैसे बन सकती है, इन सब बातों पर विचार करके हम लोग जन जागृति करेंगे। यहीं तक हम लोग सीमित रहेंगे। बताइए भाई। नहीं बाबा, देख हाँ। देखिए, अगर सीमित करेंगे ना तो मेरा मानना, अगर प्रस्ताव संसद ने दे दिया, मान लीजिए कि ठीक है आप संविधान सभा बनाइए, आप लोग की देख रेख में हम ये कार्य संसद, चलते हैं। जी जो आप कह रहे हैं कि संसद में पेश किया जाए, ना ना ना, तो पहले पहले अपनी संविधान सभा की ताकत उतनी होगी तब ना। मैं वही बात कह रहा हूं, जो यदि संसद के सामने से मतलब ये चर्चा उठती है, और संसद में या मीडिया के द्वारा इस बात को रखा जाता है, और वो प्रस्ताव हमें ही दे देते हैं, ये बात की बात है। हमसे मतलब ये संस्था के ये लिए, जो प्रश्न मार्गदर्शक है के ये लिए। बाद का है। हाँ, ये प्रश्न बाद का है। बताइए और प्रश्न कुछ मदन जी को कोई करना हो, और साथी। अब आप अपनी चर्चा को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई और साथी बताएं, किसी का कोई सुझाव हाँ है? ब्रजेश जी, आप सुन लीजिए अब। जी बाबा जी।
ब्रिजेश जी, मैं ये वेबसाइट का लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। सभी लोग रजिस्टर जो करना चाहें कर लें अभी। मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है इसका। सबको हाँ, ठीक है। सबको ज्ञानेंद्र जी, जी जी बाबा। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा गाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि भर नहीं पाएंगे कोई जल्दी। माने एक बात मेरे संज्ञान में आ रहा था प्रश्न, तो मैं चाहा कि पूछ लूं। हेलो ज्ञानेंद्र जी जी। हाँ बाबू बताइए भैया राजा। बताइए। एक बात मेरे मन में आ रही थी, मैं क्या पूछ लूं। हाँ बताइए। जैसे मान लीजिए मैं या कोई बंदा ये कैसे समझेगा कि मैं जो आप अभी इसमें लिंक देंगे उसमें जुड़ने के योग्य हूँ या नहीं हूँ, जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करेंगे? देखिए भाई साहब, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। मैं आप पर्सनली अगर इस पूछूं तो कार्य भी? में रुचि रखते हैं, आपको लगता है कि संविधान सभा नामक एक कोई भी एक ऐसी इकाई होनी चाहिए जहां पर स्वस्थ विचार मंथन किया जाता हो सामाजिक विषयों पर, और उस सामाजिक विषयों पर विचार मंथन करने की रुचि है, वो जुड़े। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि उसकी योग्यता पहचानने का भी अपने पास एक पैमाना होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यह विचार किया था कि जब इसकी संख्या लगभग 100 के आसपास हो जाएगी, तब संविधान सभा में हम लोग खुद ही ये चर्चा कर लेंगे कि क्या इसको ऐसे ही खुला रखा जाए, या किसी एक व्यक्ति या कुछ एक समिति बना दी जाए कि इन लोगों के द्वारा परमिट करने के बाद ही कोई जुड़े। लेकिन यह स्थिति बाद में बनेगी, अभी बाद इसकी में कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे तो जुड़ सकता है, जी जिसको इच्छा हो। जी बिल्कुल। धन्यवाद। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, इसमें हमने जब शुरुआत में इस पर चर्चा हो रही थी तो एक बात ये भी आया था कि साल भर में इसकी हर 3 महीने पे एक बैठक होगी। हर 3 महीने पे साल भर में कुल 4 बैठकें होंगी, जिसमें से इन चारों में से एक बैठक कम से कम फिजिकल जरूर होगी। तो 26 नवंबर को तो हम लोग ऑनलाइन बैठेंगे डिस्कशन के लिए, लेकिन ये 12 तारीख से 16 फरवरी तक जो रामानुजगंज में ज्ञानोत्सव मनाया जा रहा है, संविधान सभा की एक तरीके से फिजिकल मीटिंग भी वहां पे होगी। 13, 14 और 15 इन 3 तिथियों में संविधान सभा रामानुजगंज में भी बैठेगी फिजिकल रूप से। जो लोग शामिल रहेंगे वह भी शामिल होंगे, और ऑनलाइन भी लगातार चलता रहेगा। वेबसाइट पर ही, जो वेबसाइट बनाई गई है उस पर ही हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका वीडियो रहेगा, और जो भी बात कही गई है उसका टेक्स्ट फॉर्मेट भी रहेगा। यानी आप उसको सुन और देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। किसी की बात में अगर किसी को कुछ टिप्पणी करनी है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने कहा कोई एक बात कि संविधान सभा भारत सरकार के नियमों का भी समीक्षा करेगी, उनके बनाए गए कानूनों की भी समीक्षा करेगी, और इस पर कुछ लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं कि हम अभी उस तरफ ना जाएं, तो आप वेबसाइट पर मीटिंग के बाद भी कमेंट आप कर सकते हैं। कमेंटिंग का ऑप्शन रहेगा। हर मीटिंग में हम एक अध्यक्ष चुनेंगे। वो अगली मीटिंग के लिए जैसे ही तय होगा कि मान लीजिए हम 26 नवंबर को बैठे और अगली मीटिंग हमने रखी कि अब हम 12 फरवरी को 13 फरवरी को रामानुजगंज में बैठेंगे, तो उसी समय 13 फरवरी के अध्यक्ष का चयन करेंगे। जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएगा, और अगले बैठक तक के लिए अध्यक्ष नामित हो जाएंगे। एक बात और कि इन 4 बैठकों में से एक बैठक में भी जिसकी उपस्थिति नहीं हुई, हम ये मान लेंगे कि वह संविधान सभा में ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उनकी रुचि नहीं है, इसलिए हम उनको
मेंबर से हटा देंगे, सिर्फ यूजर ओनली रह जाएंगे, यानी वो कमेंट कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। मैं लिंक, हालांकि वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप में। और कोई भाई अपनी बात बताए। किसी साथी का मुझे लगता है कोई बात नहीं है। ज्ञानेंद्र जी, मेरे भांजे है आपसे, जी ये देखिए क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछो तो। मेरा एक प्रश्न है। जी बताएं। पूछो। अगर किसी भी साथी को हमारे खरीद लिया तो हम क्या करेंगे? बाबू, ये प्रश्न तो बहुत भयानक, और लगभग सभी कहीं ना कहीं विचारधारा के स्तर पर या संगठन के स्तर पर प्रतिबद्ध होते हैं। तो व्यक्ति के साथ भी प्रतिबद्ध हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सार्वजनिक निर्णयों में हमें क्या कहते हैं, स्वामी दयानंद ने कहा हुआ है कि सार्वजनिक निर्णयों में हमें परतंत्र रहना चाहिए। और मुझे लगता है जब सारे ही लोग भ्रष्ट हो गए तो हम ही एक अच्छे रह गए, इस बात की क्या गारंटी है। हमको खुद का अपना मूल्यांकन करना होगा कि क्या सारे लोग भ्रष्ट हैं तो हम ही कहाँ से बचे रह गए। जब पूरी सारी व्यवस्था ही भ्रष्ट हो गई तो हम भी भ्रष्ट ही हैं, ये मान लीजिए, मान लेना चाहिए। और एक सहजीवन और स्वतंत्रता की बात जो हम करते हैं, सबके भले की जो बात करते हैं, वह सदा से प्रभाव में रही है बाबू, और सदा से प्रभाव में रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। और वही एक चीज ऐसी है जो कुछ ना कुछ सकारात्मकता देती रहेगी। अच्छा, एक बात ज्ञानेंद्र जी आपसे हमारी है। जी बबलू भैया। हाँ, कुछ लोगों की सूची आप उस दिन नोट किए थे। जी हमारे एक आध मित्र आज चर्चे में डाले थे, तो जी शायद आप ग्रुप में उनको नहीं जोड़ पाए हैं। जी भैया, आपकी आवाज नहीं आ तो रही। शायद उनको आप ग्रुप में नहीं जोड़ पाए हैं। अच्छा, हाँ भाई साहब, मैं कल दिन में जोड़ लूं। कल तो वैसे भाई साहब हम यात्रा में हैं, लेकिन प्रयास करेंगे आपसे बात करके कि हम जोड़ दें। ठीक ठीक। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए कम से कम, ताकि उनके पास लिंक ज्यादा रहे। हाँ नहीं, ठीक है, है ठीक ना? है भाई साहब, मैं उसको हाँ कोशिश करूँ। जी जी। और किसी साथी का कोई बात है या कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। मुझे लगता है ज्ञानेंद्र जी, अब बस लिंक को शेयर करके धीरे धीरे हम लोग जो है इसको फिल करवाना शुरू कर देंगे। जी 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 साथी को अगर असिस्टेंस की जरूरत होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी जी जी, तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे हम लोग। जी भाई साहब, ठीक भाई साहब, सभी का धन्यवाद।